हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 82 के अंदर लास्ट वाले क्लास से आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो अलग अलग हमने प्रोसेस देखे थे, प्रक्रम देखे थे। सबसे पहला प्रक्रम था अपना समआयतनिक प्रक्रम, फिर उसके बाद अगला प्रक्रम हमने देखा था समदाबीय, फिर समतापीय, फिर रुद्धोष्म प्रक्रम। तो उन्हीं पे ही बेस्ड सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद फिर आगे वाले प्रोसेस पे अपन बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पात्र के अंदर हमें बता रखा है कि इस पात्र के अंदर जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आयतन जो है वो कुछ 2 लीटर है, और तापमान जो था इसका वो कुछ 27 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या किया, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। गैस जो है वो एकल परमाणविक है, तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऊष्मा के लिए पूछा हुआ है, तो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से ऊष्मा की वैल्यू अलग अलग थी। अब यहाँ पर प्रोसेस कौन सा है सबसे पहले वो देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये बता रखा है कि एक बंद पात्र है, उसके अंदर दाब, आयतन, तापमान, मोनोटोमी दे रखा है, तापमान इतना बढ़ा दिया, लेकिन प्रोसेस कौन सा है, तो समतापीय तो नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आयतन बंद पात्र बोल रखा है, ये किसी तरह से प्रसार होने की कंडीशन नहीं दिख रही इसमें अपन को। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रम है वो सम आयतनिक प्रक्रम है। बात समझ में आ गई? तो अगर प्रक्रम सम आयतनिक है तो सम आयतनिक प्रक्रम के अंदर Q की वैल्यू कितनी होती है, तो सम आयतनिक प्रक्रम के अंदर आयतन नहीं है तो W की वैल्यू 0 होती है। W की वैल्यू 0 तो Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होती है। दोनों सेम होते हैं Q और डेल्टा U इसमें, और उनकी वैल्यू नियत आयतन पर ये NCV डेल्टा T, या डेल्टा U तो हमेशा ही NCV डेल्टा T के बराबर होता है। तो ये NCV डेल्टा T की वैल्यू हमें रखनी है और Q कैलकुलेट करना है। तो देखें N की वैल्यू कैसे निकालें। शुरुआत का दाब, आयतन, ताप दे रखा है, N हो जाएगा PV बाय RT। तो N की वैल्यू लिख देंगे शुरुआत का दाब, आयतन शुरुआत का, बाय R तापमान शुरुआत का। CV की वैल्यू, एकल परमाणविक गैस है, CV की वैल्यू होती है 3/2 R। तापमान में अंतर चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो। अगर केवल तापमान होता है तो तापमान हमेशा केल्विन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर है तो अंतर डिग्री सेल्सियस है, केल्विन दोनों में सेम आएगा। अंतर 100 डिग्री सेल्सियस का है तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान में अंतर लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, मतलब अभी सारी वैल्यूज रखेंगे। तो P की वैल्यू भी आता है 1 ATM, लेकिन यहाँ पे सारी का ही हम SI पद्धति में लिखेंगे। तो 1 ATM को क्या लिख सकते हैं, 1.023, सॉरी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, पास्कल में बदल दिया। आयतन 2 लीटर है। अब ये 2 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर हो गया, तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये 2 गुणा 10⁻³ ये मीटर क्यूब में बदल गया अपना आयतन। R की वैल्यू R से कैंसिल कर दो। शुरुआत का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लिखना है केल्विन में, तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये केल्विन में, इसको बदल दिया। डेल्टा T तापमान में अंतर हुआ था 100 का, डिग्री सेल्सियस या केल्विन बराबर ही वैल्यू आती है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 300, 2 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे अपन, तो यहाँ पे रहेगा 3, 2/3, इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को, तो 2.026/3 ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। पावर कितनी, 0 0 यहाँ वाले तो कैंसिल हो गए थे, ये 10⁻² रह गया। अब ये वैल्यू 2 0 तो 202.6 डिवाइड बाय 3 जूल, इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 3, 18, 22,
और 3 15 जूल के आसपास। तो 67.5 जूल के आसपास इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा होता वो भी इतना ही है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या दी गई ऊष्मा की वैल्यू तो इतनी है, कार्य की वैल्यू 0 है क्योंकि समायतनिक प्रकृति। बात समझ में आई होगी। तो अब इसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले एग्जाम्पल में हमें कुछ इस तरह की स्थिति दे रखी है। एक सिलेंडर जिस पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का हमें द्रव्यमान दे रखा है, कुछ 1 kg के बराबर। ये जो पिस्टन है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। छोटा सा एरिया है इसका, 10 ले लो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसके अंदर जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें बता रखे हैं, आयतन बता रखा है। तो यहाँ पर इसका आयतन जो है अभी, यह आयतन है कुछ 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2 मोल गैस है। बाहर का दाब दे रखा है, वायुमंडलीय दाब जो है, ये वायुमंडलीय दाब है 1 atm के बराबर। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रखी है। अब इसको ऊष्मा हम देंगे लगातार जब तक कि इसका आयतन दुगना नहीं हो जाए। डायग्राम पे ध्यान ना दें ज़्यादा कि ये ऊपर कैसे दुगना आयतन होगा, लंबाई ज़्यादा है। दुगने आयतन तक इसको तापमान देते जा रहे हैं, ऊष्मा देते जा रहे हैं ताकि दुगना तापमान हो जाए। तो उस कंडीशन तक हमें बताना है कि दी गई ऊष्मा कितनी है। गैस एकल द्विपरमाणु गैस है। ठीक है, तो मेन जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि दी गई आयतन दुगना करने के लिए दी गई ऊष्मा। पिस्टन को घर्षण रहित बोल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें दाब ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले का प्रारंभिक आंतरिक दाब बता दें एक बार। तापमान भी नहीं दे रखा, प्रारंभिक ताप। फिर तीसरा, आयतन दुगना करने के लिए दी गई ऊष्मा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इन पार्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले आंतरिक दाब एक बार ज्ञात करें कि इसके अंदर का दाब है कितना, यहाँ पे दाब कितना है। अगर आदर्श गैस समीकरण लगा रहे होते तो उसके लिए हमें तापमान की जरूरत पड़ती। PV = nRT। n है, V है, T नहीं पता है, T पता होता तो PV ज्ञात कर सकते थे। तो P और T दोनों अज्ञात है यहाँ पे, तो दोनों को ही ज्ञात करने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा अपन को। तो बाहर का दाब दे रखा है, क्या अंदर का दाब इसकी सहायता से हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? बोल रखा है पिस्टन घर्षण रहित है, लेकिन इस अवस्था में बैलेंस तो है ना पिस्टन। तो अगर पिस्टन बैलेंस है तो हम बोल सकते हैं कि पिस्टन पे ऊपर से जितना बल लग रहा है उतना नीचे वाला बल उसको बैलेंस कर रहा होगा। बात सही है। तो यहाँ पर ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बैलेंस कर दो पिस्टन पे, वहां से आंतरिक दाब ज्ञात करते हैं। तो पिस्टन पर ऊपर से जो बल लग रहा है वो आ गया P0 है, वायुमंडलीय दाब के कारण। अंदर वाले दाब के कारण आ गया PA। भार है इसका mg। दीवारें दबाएगी, लेकिन दीवारें इधर दबाएगी, इधर की ओर बल आएगा नहीं, घर्षण है नहीं, बल यही है। तो सारे बल बैलेंस कर दो, नीचे की ओर बल आ गया P0A + mg बराबर PA। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी P = P0 + mg/A। या G की वैल्यू 10 कंसीडर कर लो अभी के लिए।
तो P की वैल्यू जो आ गई P नॉट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन पास्कल में लिखो, 10 की घात 5 पास्कल ही ले लो, 1.013 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। mg, m1 g की वैल्यू 10, क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लिखना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2, वर्ग है -4, सही, 10 कैंसिल हो गया, 10 की घात -4 आया, तो P बराबर 10 की घात 4। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की घात 5 प्लस 10 की घात 4, क्या 10 की घात 9। तो एक्चुअल में यहां पर इसको लिख दो 10 की घात 5 इंटू 0.1, 0.1 गुणा 10 की घात 5 कर दो इसको, तो ये आ गया 1.1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल की। ये हमारा इसके अंदर का प्रारंभिक दाब आ गया। अब ताप निकाल सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, अब रख दो, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए T बराबर PV बाय NR, P ये ज्ञात किया, 1.1 गुणा 10 की घात 5, आयतन 2 गुणा 10 की घात -3 बाय N 2, R की वैल्यू 8.314, 25/3 भी लिख के काम चला सकते हैं, डिनोमिनेटर में है तो ये ज़्यादा बेटर होगा लिखना। 2 से 2 कैंसिल करो, 3 ऊपर गुणा होगा तो 3.3, 25 को लिख दो 100/4 गुणा 10 की घात 2, सही है, 10 की घात 2, यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा इंटू 4, तो T की वैल्यू आ जाएगी 12 13, कुछ वैल्यू कम आई है, डेटा हमने कुछ इस तरह का ले लिया थोड़ा कि तापमान जो है वो कम आ रहा है, केल्विन में आ रहा है 13.2 केल्विन के आसपास, तो ये इसका तापमान, ये दाब, ये वैल्यू आ, ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आयतन से ही लिखा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तापमान की वैल्यू इसमें आ गई। अब पहला पार्ट तो, पहले दूसरे पार्ट तो हो गए, तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है कि आयतन दुगना करने में किया गया कार्य कितना, ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी आयतन दुगना करने के लिए। तो अब बात आती है ऊष्मा की, तो उससे हमें पहले प्रक्रम बताना पड़ेगा कि ये प्रक्रम है कौन सा, किस तरह का प्रक्रम है। तो देखो, अगर इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, मिली इसको ऊष्मा, तापमान बढ़ सकता है, आयतन बढ़ सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो तापमान और आयतन दोनों की बढ़ने की संभावनाएं है, क्या दाब परिवर्तित होने की संभावना है? अभी बोलोगे कि आयतन बढ़ा या ताप बढ़ा तो दाब बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पिस्टन के बारे में सोचो एक बार, यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं, अचानक ऊष्मा नहीं दी कि हम इसको त्वरित करता हुआ मान लें, अभी ये नहीं मान रहे, किसी तरह से धीरे धीरे गति करता हुआ मान रहे, यहाँ पे लिख भी सकते हो। आयतन का प्रसार धीरे धीरे लेना है इसमें। तो अगर ये धीरे धीरे जा रहा होगा तो हर किसी स्थिति पे यही बना रहेगा कि बाहर से P नॉट है, नीचे mg PA, कोई त्वरण है नहीं, बल ऐसे बैलेंस होते रहेंगे फिर से, तो हम बोल सकते हैं दाब वो का वही रहेगा। तो इसके अंदर इसके भार की वजह से दाब की वैल्यू अलग आई बाहर की तुलना में, लेकिन क्या धीरे धीरे जब प्रसारित होगा तो अंदर का दाब नियत बना हुआ है, जैसे ही दाब बढ़ने की कोशिश करेगी प्रसार हो जाएगा या तापमान बदल जाएगा, तो अंदर का दाब नियत है, इसलिए हम इस प्रक्रम को बोलेंगे समदाबीय प्रक्रम। अब समदाबीय प्रक्रम है, तीसरा पार्ट यहां लिख रहा हूं। अगर समदाबीय प्रक्रम है तो समदाबीय प्रक्रम में Q कितना होता है? N CP डेल्टा T। बात समझ में आ गई? तो समदाबीय में N CP डेल्टा T के बराबर Q की वैल्यू होती है। W पूछा होता है तो W की वैल्यू हम लिखते P डेल्टा V, ठीक। तो ये N CP डेल्टा T के बराबर वैल्यू लिखनी है। N दे रखा है, CP की वैल्यू द्विपरमाणविक है, द्विपरमाणविक 7/2R, इसकी वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा T तापमान पहले का पता है, बाद में कितना हुआ, समदाबीय प्रक्रम है, समदाबीय प्रक्रम है तो P समानुपाती T हुआ गया, सॉरी V समानुपाती T हुआ गया, PV बराबर nRT, या प्रक्रम समीकरण से बोल दो
तो P कांस्टेंट था तो V समानुपाती T, तो अगर आयतन दुगना करना है तो ताप भी दुगना हो गया, यही बोलेंगे। तो ताप भी दुगना हुआ है, ताप भी दुगना हुआ है। तो यहाँ पे N की वैल्यू लिख देंगे, Cp की वैल्यू लिख देंगे 7/2R, और डेल्टा T तापमान बाद में दुगना हो गया, पहले को T बोल दो, T मतलब ये वाला तापमान, तो बाद में दुगना हो गया 2T। तो Q की वैल्यू हो गई, अब वैल्यूज रख दो, N कितना, N2, R कितना 8.314 या 25/3 लिख दो, तापमान 2T - T, T के बराबर, और T की वैल्यू ये रही 13.2। यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी, 2 कैंसिल कर दिया और 3 से इसको कैंसिल कर दो, 12, 4.4 आ जाएगा ये वैल्यू। 7, 25, 4.4, तो 7 और ये आ जाएगा 100, 25 चौके 100, 100, 110, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इंटू 7 करेंगे तो 770 जूल के बराबर ये दी गई ऊष्मा की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत ये थी कि यहाँ पर प्रक्रम किस तरह का है, क्योंकि प्रक्रम क्वेश्चन में कई बार नहीं बताया होता, ये नहीं बोला था कि समतापीय प्रक्रम में ज्ञात करो, समदाबीय में ज्ञात करो, तो हमें खुद पहचानना पड़ता है। पिछले वाले में तो क्या था, आयतन फिक्स था, तो हमें सीधा पता चल गया कि सम आयतनिक प्रक्रम। इसमें क्या बोला क्या, पिस्टन आराम से गति कर सकती है, धीरे धीरे गति कर रही है, तो हमेशा क्या होगा, अंदर का दाब नियत बनाए रखेगा, और अगर अंदर का दाब नियत बनाए हुए है तो उस वाली स्थिति में क्या रहेगा, अंदर का मतलब समदाबीय प्रक्रम इसको हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक सिलेंडर है जिस पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसको बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते जा रहे हैं। पहले इसके अंदर बोल रखा है कि इसके अंदर जो दाब है वो 1 atm है, आयतन जो है वो 1 मीटर क्यूब है, ताप जो है वो 300 केल्विन है, और गैस जो है वो एकल परमाणुविक है। तो ये बोल रखा है कि पिस्टन को बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, तो इसमें बताना है Q, W, डेल्टा U, मतलब कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दी गई ऊष्मा की अगर इसका आयतन दुगना कर दे तो यदि पिस्टन को धीरे धीरे खींचकर सिलेंडर का आयतन दुगना किया जाए तो Q, W व डेल्टा U ज्ञात करें। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें प्रक्रम पता हो तो बता ही सकते हैं, अगर प्रक्रम पता होगा तो जरा प्रक्रम के बारे में सोचते हैं किस तरह का है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि बहुत धीरे धीरे इसको खींचते जा रहे हैं, कोई ऊष्मा का स्रोत नहीं दे रखा, खींचोगे इसको, इसका आयतन बढ़ाने की कोशिश करोगे, इन दोनों में परिवर्तन होने लगेगा। क्या दाब के बारे में बोल सकते हैं नियत? पिछली बार तो बाहर से कोई खींचने वाला था नहीं, पिस्टन पे जैसे बल लग रहे थे वैसे ही बल लगते जा रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि पिस्टन पे बलों के बारे में नहीं पता है, वो खींच रहा है कुछ और बल से, तो दाब के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन अगर धीरे धीरे खींचते जा रहे हैं, इन दीवारों के लिए कुछ नहीं बोल रखा, तो हम यही मानेंगे कि ऊष्मीय चालक है, चालक।
कुचालक के लिए तो बोल दिया होता है, चालक के लिए नहीं बताया होता है, या मेंशन कर दिया होता है लेकिन नहीं बताया होता, तो चालक ही मानना है, नॉर्मल दीवार। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इसको खींचेंगे तापमान परिवर्तित होने लगेगा। तापमान में अगर बाहर से अंतर हुआ तो ये क्या होगा, ऊष्मा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि यहां पर ऊष्मीय चालक होने की वजह से तापमान नियत बना हुआ है, कि जैसे ही तापमान में परिवर्तन हुआ, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, तापमान को उतना ही कर दिया। धीरे प्रक्रम है ना, थोड़ा सा चेंज होते ही फिर से वापस उतना ही हो गया। तो इसलिए धीमा प्रक्रम अगर हो, और हाँ कोई बाह्य बल लगा के खींच रहा हो, पिछले वाले में भी धीमा प्रक्रम था लेकिन बाह्य बल नहीं था, दाब नियत बना हुआ था, और गर्म कर रहे थे उसको, ऊष्मा मिल रही थी, तो तापमान बदल सकता था। तो यहां पर हम बोलेंगे धीमा प्रक्रम होने के कारण ये जो प्रक्रम है वो समतापीय प्रक्रम है। ठीक है, अब समतापीय प्रक्रम है तो समतापीय प्रक्रम के अंदर अपन को वैल्यूज पता है कि समतापीय प्रक्रम के अंदर डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, जितनी डब्ल्यू की वैल्यू होती है, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, एन आर टी लॉग V2 बाई V1। सही है। अब एन आर टी को पीवी लिख दें, लिख सकते हैं, क्योंकि एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, तो पीवी लिख दो, पहले वाला या बाद वाला कोई सा भी लिख दो, P1 V1 लिख दो। लॉग V2 बाई V1, बाद में आयतन कितना करना है, दुगना, तो 2V बाई V आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। P1 की वैल्यू लिखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में ही दे रखा है, लॉग बाद का आयतन 2V, पहले के दुगना, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आ गया 10⁵ लॉग 2। इकाई रहेगी जूल में, Q और W की वैल्यू। तो Q और W की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू होती है, बेस E में है, बेस 10 में वैल्यू तो होती है लॉग बेस 10 टू 0.3010, लेकिन लॉग बेस E, जिसको अपन ln2 ऐसे भी लिख देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.693। तो यह है 0.693 इंटू 10⁵ जूल, तो 6930 और 0, ठीक है, जूल। इतना जूल यहां पर ऊष्मा या कार्य की जरूरत पड़ेगी इस वाले प्रक्रम के अंदर, इतनी ऊष्मा देंगे, प्रसारित होगा, इतना कार्य होगा, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मेन हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रक्रम किस तरह का है। प्रक्रम पता चलते ही अपने आप बता सकते हैं कार्य किस तरह से होगा, ऊष्मा कितनी होगी, डेल्टा यू कितना होगा। यहां पर पहले की जैसे ही कंडीशन बता रखी है, अंदर का जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर के बराबर ही था, बाहर का ताप जितना था उतना ही तापमान अंदर था। ठीक है, आयतन इसका जो था वो आयतन था कुछ 0.1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ही चलने दो। ये शुरुआत की कंडीशन थी, गैस मोनोटॉमिक। ठीक है, ये कंडीशंस हमें बता रखी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसको अचानक 1/8 संपीड़ित कर दिया, कि अचानक इतना संपीड़ित कर दिया कि इसका आयतन जो है वो 1/8 रह गया। ठीक है, अचानक संपीड़ित किया और फिर वहां पर इसको रोक के रखा थोड़ी देर तक, जब तक कि तापमान सामान्य नहीं हो गया, बाहर वाले तापमान के बराबर नहीं हो गया। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिर कुछ पार्ट पूछे हुए वो बताने हैं। यदि पिस्टन को अचानक संपीड़ित
अचानक संपीड़ित किया जाए ताकि इसका दाब, ताकि इसका आयतन प्रारंभिक का 1/8 भाग रह जाए। ये स्थिति 1। इसके बाद स्थिति 2 में इसको इसी स्थान पर स्थिर रखते हैं जब तक ताप बाह्य ताप के बराबर ना हो जाए। तो ठीक है, पहली स्थिति कौन सी है? आयतन 1/8। यहां पर लिख सकते हो स्थिति 1। ठीक है, ये स्थिति 2 थी। अब क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है कि स्थिति 1 के बाद इसका ताप और दाब कितना है। तो पहला पार्ट, स्थिति 1 के बाद ताप व दाब ज्ञात करें। फिर स्थिति 1 में क्यू, डब्ल्यू व डेल्टा यू ज्ञात करें। फिर अगला पार्ट है स्थिति 2 के बाद वही ताप व दाब ज्ञात करें। ताप तो पता चल गया कि बाह्य ताप के बराबर बोल रखा है। और चौथा है वही स्थिति 2 में, मतलब रोके रखा तब की बात कर रहे हैं, उस दौरान क्यू, डब्ल्यू व डेल्टा यू कितना है। तो ये 4 पार्ट हमें देखने हैं इसके अंदर। तो मेन चीज ये सारी चीजें अगर हम बता पाए तो वो स्थिति तब हो पाएगी जब हमें प्रक्रम पता हो। तो देखो, पहले प्रक्रम में क्या बोल रखा है कि इसको अचानक, इस पिस्टन को अचानक इस तरह से संपीड़ित किया कि इसका आयतन 1/8 भाग हो गया। तो जब हम बहुत सडनली कंप्रेस करते हैं तो बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान होने में समय लगता है थोड़ा, लेकिन अगर हम अचानक संपीड़ित कर देंगे तो बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना के बराबर होता है। समय लगेगा तो ऊष्मा में आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन अगर समय नहीं लग रहा है तो ऊष्मा का आदान प्रदान हम 0 बोलेंगे। तो पहला प्रक्रम कौन सा हो गया? तो पहला प्रक्रम हो गया अपना रुद्धोष्म, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ। फिर दूसरे में बोल रखा है कि उसी जगह रोक के रखा, रोक के रखा मतलब आयतन नहीं बदलने दिया, आयतन नहीं बदलने दिया। दूसरा प्रक्रम कौन सा हो गया? समायतनिक। बस आगे का पार्ट क्या है? प्रक्रम के अनुसार समीकरण लिखना। तो स्थिति 1 जो हो गई अपनी, वो प्रक्रम कौन सा हुआ? रुद्धोष्म, संपीड़न बोल सकते हो। स्थिति 2 जो है रोक के रखा हुआ है, सम आयतनिक। ये सही, ये 2 स्थितियां हैं। इन दोनों स्थिति के अनुसार देखना। सबसे पहले आता है रुद्धोष्म पे, मतलब पहली स्थिति पे, कि पहली स्थिति के बाद दाब और ताप कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हमें दाब, ताप और आयतन में संबंध देखने पड़ेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम समीकरण देखने पड़ेंगे। तो पहले पार्ट में प्रक्रम समीकरण याद है, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये था। तो ये दाब और आयतन में संबंध बता देगा। आयतन तो पता है, पहले का 1/8 कर रखा है, तो दाब कितना हो जाएगा वो बता सकते हैं। तो लिखते जाएं, पहले का दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल में लिख दो 10⁵ पास्कल। एटीएम में भी लिखोगे, दोनों तरफ बराबर कर रहे हैं, वो यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा वो एटीएम में ही। आयतन पहले का 1 की पावर गामा, हाँ गामा कितना होगा मोनोटॉमिक का? तो एकल परमाणु की गामा की वैल्यू होती है 5/3 के बराबर एकल परमाणु में। बाद का दाब चाहिए अपन को बताना है कितना है। बाद का आयतन पहले का 1/8,
सही है। तो इधर तो 1 की पावर 5/3 कुछ नहीं बचा, 10⁵ रहा केवल बाहर। P2 1/8, 8 को लिख सकते हैं अपन, इधर ले जा रहा हूँ फिर, 8 यहाँ पे आएगा, 8 की पावर 5/3, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 5/3। सही है, 8 उधर गया, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5/3। पावर 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 2 की पावर 5 रहेगा, और 2 की पावर 5 2 4 8 16 32 आ जाएगा। तो 32 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर ये प्रेशर हो गया। अब तापमान के लिए या तो प्रक्रम समीकरण लिख दो या सीधा लिख दो PV को nRT, अब तो कंपेयर कर सकते हैं। तो P1 V1 बाय P2 V2 इक्वल टू T1/T2। कैसे लिखा? PV इक्वल टू nRT पहले का, PV इक्वल टू nRT बाद का, रेशियो हो गया NR कैंसिल हो गया। पहले का दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 10⁵, पहले का आयतन 1, बाद का दाब 32, आयतन पहले का बटा 8, तापमान पहले का 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखोगे, बाद का चाहिए था। तो 8 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 ऊपर गुणा होगा तो T2 की वैल्यू हो गई 1200 केल्विन। कि दाब जो है वो तो 32 गुणा हो गया और तापमान केल्विन में 4 गुणा हो गया इसका। ठीक है, तो ये पहला पार्ट अपना हो गया कि अपन को दाब और ताप निकालना था, कैलकुलेट हो गया। अब स्थिति 1 में QW और ΔU चाहिए, तो इनके लिए बोले दूसरा पार्ट स्थिति 1 मतलब रुद्धोष्म में Q कितना, बाहर से आता ही नहीं, सही। W कितना, -ΔU के बराबर, और ΔU कितना, N माइनस मतलब माइनस इसका CV ΔT। तो W इक्वल्स टू या -ΔU इक्वल्स टू -N, नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, CV की वैल्यू मोनोटॉमिक की लिख दो, CV की वैल्यू होगी 3/2R। अब NR ΔT को P2 V2 - P1 V1 भी लिख सकते हैं। तो W या -ΔU की वैल्यू आ जाएगी -3/2 P2 V2, बाद का दाब, बाद का आयतन, MKS पद्धति में ही है, माइनस पहले का दाब, पहले का आयतन। 4 बार ये कैंसिल हुआ, 4 - 1, 4 - 1 हो गया 3, 9/2। तो W इक्वल्स टू -ΔU इक्वल्स टू 3 बचा था, 9/2 हो गया, तो ये आ गया 4.5 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। तो इतना W या ΔU की वैल्यू आ गई। तो ये हमने स्थिति 1 के अंदर कैलकुलेशन कर ली, समझ में आया? अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, स्थिति सेकंड पे आते हैं। तो स्थिति सेकंड के अनुसार हटा दे रहा हूं इसको, तो स्थिति सेकंड में आयतन तो उतने का उतना ही रहा, नियत है, क्योंकि उसी जगह रोक के रखा हुआ है। तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं, तो आयतन नियत हुआ, तो आयतन तो 1/8 हो गया था, वो का वही रह गया कि यहाँ से 1/8 हो गया था, उसके बाद वैसा का वैसा ही। तापमान के लिए बोल रखा है कि बाह्य ताप के बराबर हो गया, जब तक बाह्य तापमान के बराबर नहीं हो गया, 27 डिग्री है, पहले मेंटेन हो रखा था, दबाया, उसके बाद बढ़ गया, वापस धीरे धीरे पहले वाले बाहर वाले के बराबर ही आ गया, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन हो गया। दाब पूछा हुआ है, तो दाब के लिए लिख दो कि न्यूटन का समीकरण, सॉरी आदर्श गैस समीकरण, P1 V1 बराबर T1/P2 V2/T2। या केवल इस स्थिति को देख लो कि आयतन नियत है, आयतन नियत है इसके दौरान, तो P1 समानुपाती T1, पहले दाब था जस्ट पहले, स्थिति 2 स्थिति 1 के तुरंत बाद दाब आ गया था 32, बाद में कुछ P हो गया,
ताप आ गया था 1200, सही, ताप हो गया 300, सही है। P1/P2 इक्वल टू T1/T2 किया है। स्थिति 2 के शुरुआत में दाब इतना था, लास्ट में P हो गया। स्थिति 2 के शुरुआत में ताप इतना था, बाद में इतना हो गया, आयतन नियत था। तो ये इससे 4 बार, 4 से 8 बार, तो P की वैल्यू हो गई 8 × 10⁵ पास्कल। तो ये बोल सकते हैं कि दूसरी स्थिति के लास्ट में आयतन बिल्कुल शुरुआत का 1/8, बिल्कुल शुरुआत का 1/8, तापमान शुरुआत के बराबर ही आ गया। तो आयतन 1/8 हो गया, दाब × 8 गुणा हो गया, तो ये आ गया। ये तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट पूछा हुआ है कि इसके अंदर QW और डेल्टा U कितना होगा। समआयतनिक प्रक्रम है, आयतन नियत कार्य 0। Q कितना, जितना डेल्टा U, फर्स्ट लॉ से, और डेल्टा U कितना होता है, NCV डेल्टा T होता है हमेशा। अब N की वैल्यू वही PV/NR करके निकाल लो, या CV की वैल्यू पहले रख दो 3/2, मोनोटॉमिक है 3/2 R, और NR डेल्टा T बन गया। बाकी इसको लिख सकते हैं NRT डेल्टा T को P2V2 - P1V1, तो 3/2 P2V2 - P1V1 की स्थिति 2 के शुरुआत में कितना था और बाद में कितना है। दाब 8, आयतन 1/8, दाब स्थिति 2 के शुरुआत में, आयतन स्थिति 2 के शुरुआत में, सही है, क्योंकि स्थिति 2 के शुरुआत में दाब था 32 × 10⁵5, यहाँ पे भी यूज किया अपन ने। तो ये 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, ये 8 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 - 4 3 9, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू -9/2, ये 3 बचा था, पावर छोड़ो, पावर के अलावा 1 - 4 3, 3 और 3 9/2, 4.5 × 10⁵5 जूल। तो ये वैल्यू आ गई डेल्टा U और Q की। जो स्थिति 1 में आया था उसका नेगेटिव आंसर आ गया डेल्टा U के लिए, डेल्टा U के लिए उसका नेगेटिव आंसर आ गया। या ये बोल सकते हैं कि स्थिति 1 के शुरुआत से 2 के लास्ट पर तापमान जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया पहला और आखिरी का, टेम्परेचर सेम हो गया तो डेल्टा U शुरुआत और आखिरी में मिला के टोटल चेंज 0, चेंज 0, तो जितना यहाँ पहले वाले में बढ़ा उतना कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखने का ये था कि प्रक्रम नहीं बता रखा था, उसको देखना है। तो अचानक संपीड़न वाला जो प्रक्रम है उसको हम रुद्धोष्म बोलेंगे, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाया। तो दीवारें कुचालक बोलने की जरूरत नहीं है रुद्धोष्म के लिए, कई बार बहुत धीरे प्रक्रम, बहुत तेज प्रक्रम हो तो रुद्धोष्म बोलेंगे इसको। दूसरे में क्या रखा है, पिस्टन को रोक के रखा है, इसलिए समआयतनिक बोलेंगे। और इन दोनों से हमने कैलकुलेट कर लिया कार्य और जो भी बाकी चीजें पूछी, ठीक है। नेक्स्ट, एक हमें पीवी ग्राफ दे रखा है। यहां पे आयतन है 2, इकाई है मीटर क्यूब में, इधर दाब है ATM में, ये भी 2 था, 4 हो गया, ये इकाई भी 4 हो गई। इस तरह से स्थिति A से स्थिति B तक रेखीय रूप से ये बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो इस स्थिति 1 से 2 तक जब हम जा रहे हैं, A से B तक जा रहे हैं, उस दौरान हमें पूछा हुआ है प्रक्रम में कार्य कितना हुआ है, डेल्टा U कितना हुआ है, Q कितना हुआ है, वो वैल्यू याद करनी है। यदि गैस के बारे में बता रखा है, एकल परमाणविक है, तो A से B तक Q, W व डेल्टा U
ज्ञात करें। ये चीज अपन को इसके अंदर बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखते हैं प्रक्रम कौन सा है। प्रक्रम कौन सा है, तो देखो प्रक्रम स्ट्रेट लाइन है, यहां से पास होता हुआ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 इधर है तो 2 इधर है, 4 इधर हुआ तो 4 इधर हो गया। समानुपाती है, समानुपाती है, V समानुपाती P है, ऐसे गुजरता हो गया। तो V समानुपाती P समतापीय प्रक्रम नहीं, समतापीय प्रक्रम में तो V समानुपाती 1/P होता है, PV बराबर कांस्टेंट होता है, V समानुपाती P नहीं होता। तो एक्चुअल में तो यहां पर P भी बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, तो T भी बढ़ेगा। कि अगर ये दुगुना हो गया, ये भी दुगुना हो गया, तो यहां पर दिखेगा ये 4 गुना हो गया। तो एक्चुअल में तीनों राशियां बदल रही है, तीनों राशियां बदल रही है, तो समदाबीय भी नहीं है, समायतनिक भी नहीं है, समतापीय भी नहीं है, रुदोष्म भी नहीं है। क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, कार्य तो आना ही है, ताप बढ़ रहा है, डेल्टा यू भी पॉजिटिव आना है, दोनों पॉजिटिव आना है तो क्यू भी पॉजिटिव आना है। तो इसलिए अभी तक जो हमने चारों प्रक्रम देखे वो नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीवी ग्राफ दे रखा है। ये चीज तो बता ही सकते हैं, डब्ल्यू कैसे ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ का क्षेत्रफल वी के साथ जो आता है वो। फिर दूसरा डेल्टा यू कोई भी प्रक्रम हो एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो सी वी की वैल्यू बता सकते हैं, तो एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू भी बता पाएंगे। देखेंगे एन डेल्टा टी कैसे निकालना है, और ये दोनों आ गए तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए यहां पर प्रक्रम नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना उसके भी हम लिख सकते हैं। तो ग्राफ का एरिया कार्य निकालते हैं सबसे पहले। कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है, लेकिन यहाँ पे एरिया के बराबर भी होगा, स्थिति A से B तक का। तो A से B तक का क्षेत्रफल निकाल लो। तो A से B तक का ये वाला क्षेत्रफल अपन को बताना है। क्षेत्रफल वैसे सीधा अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो 2 भाग में बांट लो, कि ये आयत है, त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दें। आयत का त्रिभुज हो गया आधार 2 से 4 2, ऊंचाई 2। त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2, आधार 2 से 4 2, ऊंचाई 2 से 4 2। तो कार्य की वैल्यू आ गई 4 और 2 कैंसिल होने के बाद ये आ गया 6 जूल। नहीं, इकाई देख लो एक बार, ये एटीएम में है, ये मीटर क्यूब में। ये तो ठीक था, वो एटीएम में दे रखा है, तो एक्चुअल में हमने पी और वी को मल्टीप्लाई किया, ये एटीएम मीटर क्यूब में आया है, जो जूल नहीं होता। पास्कल मीटर क्यूब होता तो जूल होता। बदल दो, 1 एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल, 1.0 ये होता है, लेकिन इसको हम 1 के बराबर ही ले रहे हैं अभी तक। अब ये इकाई हो गई पास्कल मीटर क्यूब। पास्कल मीटर क्यूब किसके बराबर? जूल के बराबर। आगे डब्ल्यू की वैल्यू, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हुए डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आई? अब अगला पार्ट, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू। डेल्टा यू बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। एन सी वी डेल्टा टी, एन नहीं पता है, सी वी की वैल्यू जरूर पता है, एकल परमाणु का 3/2, आर साथ में आएगा। तो फिर से वही है कि एन आर डेल्टा टी बन रहा है, तो एन आर डेल्टा टी को P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकते हैं। तो वैल्यू इधर रख रहा हूं, तो ये आया 3/2 डेल्टा यू की वैल्यू, 3/2 P2 V2 16 माइनस P1 V1 4, 16 माइनस 4 8/2, सॉरी 16 माइनस 4 12, 12/2 6, 6 × 3 18। लेकिन इकाई वही एटीएम मीटर क्यूब में, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने डेल्टा यू की वैल्यू भी निकाल ली इससे। अब डेल्टा यू की वैल्यू के बाद अगला क्या था?
ऊष्मा Q। अब Q की वैल्यू कैसे निकाले थे? Q की वैल्यू होती है W प्लस डेल्टा यू। W की वैल्यू कितनी आई थी? 6। डेल्टा यू की वैल्यू 18 इंटू 10⁵ था दोनों में, तो 18 और 6 कितना हो गया? ये 24 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। ये Q की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे प्रक्रम, हम जो 4 प्रक्रम देख चुके थे उनमें से कोई सा नहीं था, तो बिना उन प्रक्रम के हमने ग्राफ की सहायता से कार्य निकाल लिया। और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पता हो, प्रक्रम कोई सा भी हो, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बारे में अगर तुम्हें डिटेल पता है तो डेल्टा यू बता सकते हो। और W और डेल्टा यू अलग अलग निकाल लिया तो Q भी निकाल सकते हो फिर फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो ये था। अगले क्वेश्चन में हमें एक पीवी ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है कि ये 2-3 मीटर क्यूब में, ये दे रखा है एटीएम में, या 10⁵ पास्कल बोल दो। फिर पास ले लो थोड़ा। इस तरह का ये प्रक्रम है। ये है 2, ये है 4, मतलब यहां पे भी बीच वाले पॉइंट को 3 ही बोले। ये स्थिति बता रखी है, तो हमें A से B के दौरान बताना है W कितना है, कार्य कितना हुआ है, A से B के दौरान डेल्टा यू कितना है और Q कितना है। तो A से B के दौरान Q W डेल्टा यू बताना है, पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ही है। लेकिन क्या है कि इसमें ग्राफ का एरिया कौन सा निकालें? तो देखो, इसको ऐसे समझ लो कि ये 2 प्रक्रम है। पहले हम यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, तो यहां से यहां तक जाओगे तो ग्राफ का एरिया ये नीचे वाला आएगा। आयतन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ए से यहां तक बढ़ रहा है। ग्राफ का एरिया कार्य पॉजिटिव को बताएगा। ठीक है, जब यहां से यहां तक जाओगे, इस वाले प्रक्रम की बात करें, तो ग्राफ के नीचे वाला एरिया बताना है तुमको, तो नीचे वाला एरिया ये वाला होगा। यहां तक ही नहीं, ये पूरा, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है, इसका क्या मतलब है? यहां से यहां जा रहा है तो अपन को इसके नीचे वाला पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालेंगे। लेकिन जब यहां से यहां तक जाएगा तो 3 से 2 जा रहा है, आयतन कम हो रहा है। तो अगर यहां से यहां तक आयतन कम हुआ, कार्य नेगेटिव, तो ये ग्राफ का एरिया जो होगा वो नेगेटिव कार्य को बताएगा। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव कार्य था, यहां से यहां तक ये नेगेटिव पूरा कार्य है। तो मैं बोल सकता हूं ये तो कॉमन है, जितना पॉजिटिव हुआ था उतना नेगेटिव भी हो गया। इसको 0 कर दो। इसको 0 करने के बाद ये जो ग्राफ का एरिया है ये कार्य हुआ। मतलब हमें केवल इस एरिया के बराबर बताना है, अर्धवृत्त के बराबर जो एरिया हुआ उसको कार्य के बराबर बताना है। ठीक है, हाँ, गैस को एकल परमाणु ले लेना। डेल्टा यू के लिए जरूरत पड़ेगी। अब ए से बी तक का क्षेत्रफल कैसे निकालें? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर पूरे का, 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका। अब आर कितना? 1, इधर से देखो भी तो 1, लेकिन आर 1 क्या? 1 मीटर क्यूब या 1×10⁵ पास्कल या 1 एटीएम। तो दिक्कत यह है कि आर तो बोल दिया अपन ने, अर्धवृत्त बोल के त्रिज्या तो बोल दी, लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या क्या लोगे? 1 मीटर क्यूब लेंगे कि इस वृत्त की त्रिज्या 1×10⁵ पास्कल लेनी है?
तो यहां पर इस दिक्कत को दूर करने के लिए इसको हम वृत्त नहीं बोलेंगे, दीर्घ वृत्त बोलेंगे। हो गया होगा बराबर दोनों भुजाएं, लेकिन हमारे लिए तो ये दीर्घ वृत्त है। सही है, क्योंकि इस स्केल को तुम अगर ये स्केल 2 के बाद 3 यहां ना बना के यहां बनाते, 4 यहां बनाते, तो ये तुम्हें अर्धवृत्त दिखता ही नहीं, ये तुम्हें ऐसा दिखता थोड़ा। ठीक है, दीर्घवृत्त की जैसे, तो आधा दीर्घवृत्त की जैसे दिखता। तो इसका कार्य जो हो गया वो तो हो गया एरिया के बराबर, और एरिया कितना है 1/2। अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई ए बी, ए बी मतलब इधर वाली त्रिज्या ए, इधर वाली त्रिज्या बी, ऐसे बोल दो, है ना। पाई ए बी होता पूरे का, लेकिन आधा इसलिए ये, और नेगेटिव कार्य भी बताया था इसलिए नेगेटिव ये लिखना। तो कार्य की वैल्यू आ गई 1/2 पाई ए की वैल्यू, एक तरफ की त्रिज्या 1 × 10⁵ दूसरी तरफ की त्रिज्या 1 मीटर क्यूब। तो कार्य की वैल्यू आ जाएगी पाई/2, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, /2 ले हुए तो 1.57 हो जाएगा क्या। तो ये पाई/2 की वैल्यू 10⁵ जूल में आ जाएगा, क्योंकि पास्कल और मीटर क्यूब में। कार्य की वैल्यू आ गई, कार्य की वैल्यू आ गई। दूसरा पूछा था डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा यू की वैल्यू हम बोलेंगे एन सी वी डेल्टा टी, हर प्रक्रम में यही होता है। अब सी वी की वैल्यू 3/2 और एन आर डेल्टा टी को फिर से P2 V2 - P1 V1 लिख देंगे, तो 3/2 P2 V2 6 × 10⁵, ये तो P2 ये V2 माइनस P1 V1 4 × 10⁵। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 6 - 4 2, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10⁵ पास्कल। W आ गया, डेल्टा यू आ गया, तो Q भी आ गया। फिर Q बराबर W + डेल्टा यू, तो Q की वैल्यू आ गई 1.57 + 3, दोनों की पावर 10⁵ था, कॉमन लिया था, इसलिए 4.57 × 10⁵ जूल के बराबर ये Q की वैल्यू आ गई। गलती कर दी, ये कार्य नेगेटिव था, यहां से गड़बड़ हो गई, तो ये माइनस, तो ये इतना ना आके यह आ जाएगा 2 1.43 के बराबर। तो 1.43 × 10⁵, जल्दबाजी के चक्कर में कर 1.43 × 10⁵ जूल ये वैल्यू। सही। तो इस तरह से ये चीज ध्यान रखने की है कि हमें अर्धवृत्त नहीं बोल के इसको दीर्घवृत्त बोलना है, दीर्घ अर्धवृत्त बोल दो, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, उससे बोलना है, चाहे बराबर दिख रहे हो तो भी नहीं, क्योंकि इकाई अलग है, ये मीटर क्यूब है, वो पास्कल है। ठीक है, और कार्य नेगेटिव दूसरा यहाँ पे, ये पॉइंट ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बहुदेशिक प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम के बारे में और फिर आगे बढ़ देंगे। ठीक है, थैंक यू।